नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जैसा कि 2022 का चुनावी दौर शुरू हो चुका है और हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। आज हम आए हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यालय कैंट विधानसभा पर, जहाँ सैनिक प्रकोष्ठ के इंजीनियर अजय कुमार ने एक बैठक रखी थी। आइए जानते हैं बैठक का क्या उद्देश्य है, क्या नीति लेकर के 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। कार्यालय जो है कैंट विधानसभा में आज एक बैठक रखी गई थी, किन मुद्दों को लेकर के बात हुई और किस तरीके की रणनीति चुनाव के लिए तैयार। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। और आज हम लोगों ने अपने फौजी भाइयों की एक मीटिंग रखी थी। मीटिंग का एजेंडा था कि चुनाव जो 2022 के आने वाले हैं, कैंट विधानसभा क्षेत्र से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मेरा टिकट पक्का हो गया है और आज उसी को लेकर चुनाव की रणनीति हम कैसे बनाएं, कैसे हम लोगों को काम करना है और फौजी ही क्यों। बड़े शर्म की बात है कि आज हम लोगों का उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद और विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आज हम लोगों को किसी भी काम के लिए लोगों के सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, एक विधायक से मिलने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे बहुत सारे फौजियों के साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया और उसके बाद पुलिस का कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी हमारे एक फौजी हैं, मिर्ज़ापुर के हैं, मुन्ना तिवारी उनका नाम है। उनके कज़िन के और उनके बेटे, तीन बेटे यानी कि तीनों कज़िन की हत्या हो जाती है और उसको विभिन्न चैनलों पे हर जगह बात उठाई गई, सीबीआई की जांच मांगी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज हमारी प्रदेश सरकार कहती है कि क्रिमिनल कोई नहीं बचेगा, हम सबके साथ देंगे और क्रिमिनल को ख़त्म करेंगे। लेकिन हमारे उस फौजी जिसके घर में 3 बच्चे मरे हुए पाए गए तालाब के अंदर, जिनकी हत्या होती है और उनके ऊपर ना सीबीआई इंक्वायरी हुई, ना कोई पकड़ा गया। अब कोर्ट से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है। अगर इस तरह से होगा, आप कहते हो हमने सारे क्रिमिनल्स के मकान नेस्तनाबूद कर दिए, सारे क्रिमिनल्स को हमने जेल भेज दिया, तो हमारे उस फौजी भाई के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? इस तरह की ये तो एक बात हुई है। इसी तरह से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों का विधानसभा विधान परिषद में कोई भी प्रत्याशी नहीं है, कोई भी हम लोगों का अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? इसी बात को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अपने फौजी भाइयों का, अपने देशवासियों का, क्योंकि बॉर्डर पे रहते हुए हम लोगों ने अभी तक देश की सेवा की है और हम लोग सेवा करते रहेंगे। अभी मैं क्षेत्र में जब जाता हूं तो देखता हूं जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। मतलब लगातार एक पार्टी की सरकार होते हुए भी जन समस्याएं इतनी हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। केवल लोग पार्टी के नाम से इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद जनता के बीच नज़र नहीं आते और इन सब चीज़ों को ख़त्म हमें करना है। आने वाले समय में दूसरी पार्टीज़ भी कहें कि अगर एक फ़ौजी आया है, उसने यहाँ काम किया है, तो दूसरी पार्टियों को भी फ़ौजी को टिकट लड़ाना चाहिए, यहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहिए। और मैं तो हर पार्टी वालों से कहता हूँ, सरकार से कहता हूँ कि हर पार्टी में कम से कम 5% का फ़ौजियों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी से हों। और मैं यही बात आखिरी में कहना चाहता हूँ कि मैं अपने क्षेत्रवासियों की, जनता का हमेशा सेवा करता रहूँगा, रात दिन उनके लिए खड़ा रहूँगा और अपने फ़ौजियों के लिए जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा परिचय एक सैनिक हूँ और यहाँ सैनिकों की ही एक मीटिंग थी। मेरा नाम कैप्टन एस एन सिन्हा, मैं बंथरा क्षेत्र में रहता हूँ और मेरे ये बहुत अजीज मित्र हैं और इनको मैं जानता हूँ कि ये कर्मनिष्ठ हैं। और आज की मीटिंग में ये हुआ कि हम लोग चुनाव में अगर मेरा फौजी एक भाई लड़ रहा है तो उसको कैसे जिताया जाए। सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात रखते हैं, कैसे जिताया जाए। कैंट क्षेत्र में हमारा एक फौजी भाई लड़ रहा है तो कैसे जिताया जाए। ईमानदारी की प्रमाण पत्र तो सब देते रहते हैं, लेकिन ये 70 सालों में हुआ क्या? ईमानदारी दिखाया तो सारे घोटाले लड़ाई लड़ने अभी तक के कोई विधायक या सांसद आगे आया? कभी नहीं आया।
एक जनरल वीके सिंह हैं, वो भी पिछलग्गू हो गए। CDS बिपिन रावत हैं, वो भी चमचे हो गए। कौन आया? सैनिकों से सैनिक जूझ रहे हैं। सैनिक किन समस्याओं से? सैनिक इसलिए जुड़ेंगे, सैन्य जीवन से सिविल जीवन अलग होता है। 18 महीनों से सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिक हो चाहे वो कार्यरत सैनिक हो, उसका 18 महीने से DR नहीं दे रहे हैं। OROP का ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ECHS का पूरा ये चौपट ही है व्यवस्था। आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा विधान परिषद में कोई हम लोगों का प्रतिनिधि है ही नहीं, जबकि छोटे छोटे फिल्मी कलाकार और ये क्या बोलते हैं, ये एंग्लो इंडियन, ये सब के प्रतिनिधि हैं। तो सैनिकों का प्रतिनिधि क्यों नहीं? ऐसे सैनिकों के साथ ये धोखा हर सरकार देती आ रही है, ये क्यों? जी सर, अपना परिचय देते हुए बताएं आज की बैठक में किन मुख्य बिंदुओं पर बात हुई और एक सैनिक जो आपका विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है कैंट क्षेत्र से, क्या कहेंगे उसके लिए? सबसे पहले मैं अपने सभी देशवासियों को जय हिंद कहता हूँ। मेरा नाम है सूबेदार मेजर अरल वर्मा और मैं यहाँ लखनऊ में 1 साल से रह रहा हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में रहता था। हमने सैनिक जीवन देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सैनिकों के जो काम है, सैनिकों का मुकाबला ये नेता कर सकते हैं? एक नेता ताकतवर है, एक सैनिक ताकतवर है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज जो है सैनिकों को इसलिए नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि वो मेहनत और ईमानदार और सच्ची देशभक्ति करके उनके खून में बसा हुआ है। तो वो जो है ये नहीं चाहते हैं कि सैनिक अगर आ गए तो हमारी ये दुकानें बंद हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़े जो पार्टियां हैं ये दुकान खोल के बैठी। कोई 5 करोड़ की टिकट बेच रहा है, कोई 10 करोड़ की टिकटें बेच रहा है, कोई जो है बड़े बड़े वादे करता है जनता के बीच में कि हम आपके लिए ये राम राज ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या लगता है आपको एक सैनिक का पॉलिटिक्स में आने के बाद बदलाव होगा? हाँ, इसी मुद्दे को मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग उस चीज़ से जो है बिल्कुल वाकिफ़ हैं और सैनिक कभी भी जो है अपने वादे से मुकरता नहीं। अगर एक बार वो ठान लेता है तो वो जो है करके दिखाता है। एक चीज़, आज के जो परिवेश में जो नेता हैं, नेता बड़े बड़े वादे करके चले जाते, जीत के चले जाते हैं, लेकिन क्या कभी दोबारा लौट के आते हैं उस क्षेत्र में? कभी नहीं आते। तो जो एक सैनिक है जो ये वादा कर रहा है, आज सैनिकों की इज्जत एक बच्चा इज्जत क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेहनत और ईमानदार और इसके अंदर एक कूट के देशभक्ति भरी। इसलिए सैनिक को ही अब आना ही होगा इसमें। अगर हमें समाज को बचाना है, देश को बचाना है, तो इन काले अंग्रेजों को हटाना पड़ेगा और सैनिक को ही आना पड़ेगा। तो मैं पूरे देश के जाबाज सैनिकों से आह्वान करूंगा, आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे मैसेज जाए कि अब जो है सैनिक जाग चुके हैं और इन काले अंग्रेजों को, इन गद्दारों को भगाने के लिए हम लोगों ने कमर कसर की है और ये जनता भी पुकार रही है। आज की मजबूत हाथों की जरूरत है। मजबूत हाथ किसके हो सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन नेताओं के हो सकते हैं कि एक सैनिक के हो सकते हैं? तो सैनिक जाग चुके हैं और सैनिक इसीलिए राजनीति में आना चाहते हैं कि हम समाज की भलाई कर सकें। आपने देखा किस तरह से हमने बात किया सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय कुमार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो सैनिक है, पूर्व सैनिक, उनकी दुर्दशा किस तरीके से सरकारों में हो रही है। ना उनको किसी तरीके का भत्ता मिलता है और ना ही कोई उनकी समस्या सुनने वाला है। लगातार जनता की आवाज़ तो उठ जाती है विधानसभा संसद में, लेकिन इन सैनिकों की आवाज़ उठाने वाला कोई भी प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है। इस वजह से नए चेहरे को
इनके जो भी जितने भी पूर्व सैनिक हैं सराहना कर रहे हैं कि अगर इंजीनियर अजय कुमार पूर्व नौसेना अधिकारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अगर यह विधायक का चुनाव जीत जाते हैं कैंट विधानसभा से तो बड़ी उपलब्धि लगेगी और सैनिकों की कहीं ना कहीं जो लगातार दुर्दशा हो रही है वह भी दूर होगी। देखते रहिए हंगामा टाइम्स में। अमित कश्यप लखनऊ से मोहित सहयोगी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।